सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, सच के साथ सुभाष सैनी, सीधी तस्वीरें पावन धरा कुरुक्षेत्र की, वहां से सीधी लाइव तस्वीरें आप सभी दोस्तों को दिखा रहा हूं। और जितने मेरे मित्र पंजाब से इस वीडियो के साथ जुड़ेंगे, उनसे मेरी प्रार्थना है कि आपने अंत तक वीडियो के साथ बने रहना है। और मेरे साथ आज जो शख्सियत है, कुरुक्षेत्र की जाना पहचाना चेहरा है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है और लक्ष्मीकांत शर्मा जी हैं, एडवोकेट भी हैं, वरिष्ठ नेता भी है, उसके अलावा प्रवक्ता भी है कांग्रेस के, मेरे साथ आज जुड़े हैं। मुद्दे क्या रहेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला मेरा मुद्दा, सबसे पहले तो स्वागत है सर आपका। धन्यवाद सुभाष भाई। सबसे पहला तो मुद्दा मेरा ये है खास बात में कि जो सरपंचों के ऊपर ई टेंडरिंग को लेकर पंचकूला के अंदर लाठीचार्ज हुआ, उसके बाद मधुमक्खियों का हमला हो गया, सरपंच 16 सरपंच जो है गंभीर अवस्था में वहां हॉस्पिटल में भर्ती करवाने पड़ गए। क्या कहेंगे इस मुद्दे को लेकर? क्या हरियाणा सरकार इनके खिलाफ हो रही है सरपंचों की? देखिए, हरियाणा सरकार केवल सरपंचों का मामला नहीं है। हरियाणा सरकार ने हो या केंद्र सरकार हो, मैं कहूँगा जहां जहां भाजपा की सरकार है वहां वहां की बात करता हूँ। क्योंकि नरेंद्र मोदी जिस दिन से सत्ता में बैठे हैं और खट्टर साहब जब से आए हैं, इन लोगों ने तो एक तय करके एक ही एजेंडा है कि हिंदुस्तान के आम नागरिक को, हरियाणा के आम नागरिक को, चाहे वो व्यापारी है, चाहे वो कर्मचारी है, चाहे वो छोटा दुकानदार है, चाहे वो बड़ा दुकानदार है, चाहे वो मजदूर है, चाहे वो किसान है, कोई भी तबका है, किसी भी तबके को चैन से जीने नहीं देना। किसानों को दिल्ली के अंदर इन्होंने बिठा के रखा। कर्मचारियों को आप देख लीजिए, कल कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में परसों यहाँ प्रदर्शन था। हर रोज कहीं ना कहीं मजदूर आज मजदूरी से तंग है, उसको मजदूरी नहीं मिल पा रही है। सरपंच जो कि लोकतंत्र की सबसे छोटी इकाई मानी जाती है, कहने में सबसे छोटी है। राजीव गांधी जी ने जब प्रधानमंत्री बने, राजीव जी, उन्होंने इस बात को समझा था कि ग्राम पंचायत ही वास्तव में असली सरकार हुआ करती है। और पंचायतों को जो अधिकार राजीव गांधी ने दिए वो राज्य कांग्रेस की देन है। पंचायती राज एक्ट को लागू किया गया, पंचायतों को स्वतंत्र अधिकार दिए गए और गांव की सरकार इसको कहा गया। क्यों? क्योंकि सरपंच गांव की मूलभूत समस्याओं से परिचित होता है, उसको पता होता है कि किस व्यक्ति की क्या दिक्कत है। और वो छोटी इकाई है, कहने में छोटी इकाई है, मैं फिर कहूंगा कहने में छोटी इकाई है, लेकिन सरकार का जो किसी भी सरकार का जो मूलभूत आधार है वो गांव की सरकार होती है, गांव की पंचायत हुआ करती है। और आप प्राचीन समय में जाइए, आजकल तो खैर थोड़ा मामला बदल चुका है। एक समय ऐसा था कि जो फैसले अदालतें नहीं कर पाती थी, वो फैसले जो है पंचायतें किया करती थी। आज भी एक चलन है कि यार को सामाजिक स्तर पर झगड़ा किसी का हो जाता है तो पंचायत बुला करके उसको समझौता करवाने का प्रयास किया जाता है, गांव के माहौल को शांत करने का प्रयास किया जाता है। तो खट्टर सरकार ने केवल सरपंचों पर हमला नहीं किया है, गांव की बुनियादी जो ढांचा है उस पर हमला किया है। और मैं कहना चाहूंगा कि पंचायत के स्वरूप को खत्म करने का प्रयास। और जलालत क्या भारतीय जनता पार्टी की जलालत कहूंगा मैं इसको। आरोप क्या लगाते हैं? कहते हैं कि सरपंच पैसे खाते हैं, ई टेंडरिंग लागू कर दो। भैया मेरे, तो क्या सरपंच ही पैसे खा रहे हैं या सारे सरपंच ही बेईमान है? तो इस हिसाब से तो आप जो विधायक हैं, जो सांसद है, उनका भी कोटा जाता है, आप उन पर भी टेंडरिंग लागू क्यों नहीं कर देते? वहां भी एक तबके को देखिए, एक तरीका होता है, आपको किसी के अधिकार छीनने हैं, आप प्यार से भी छीन सकते हो, किसी को मनाना है प्यार से भी मना सकते हो। बेवजह के बेबुनियाद के आरोप लगा करके, उनको बदनाम करके, जिस प्रकार से गांव की पंचायत के अधिकार छीनने का प्रयास खट्टर सरकार ने किया है, दुस्साहस किया है, मैं दावे के साथ कहता हूं कि इसके परिणाम बहुत बुरे भारतीय जनता पार्टी के लिए होने वाले हैं। और मैं आपकी बात बीच में रोकूंगा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आरोप अब विपक्षी पार्टियों पर लगा रही है कि ये लोग सरपंचों को भड़का रहे हैं। यार इनके तो मतलब दिमाग से दिवालिये लोग हैं ये भारतीय जनता पार्टी के लोग। जब किसान बॉर्डर पर बैठे थे कहते थे कि कांग्रेस ने बिठाए हैं, विपक्ष ने बिठाए हैं। कर्मचारी हड़ताल करते हैं, बोला कांग्रेस करवा रही है। किसान जब फसल के लिए यहाँ कुरुक्षेत्र के अंदर मैंने देखा है, मैं कुरुक्षेत्र की बात करता हूँ, हरियाणा का क्या हाल होगा कि किसान की जो धान की फसल है वो बिरला मंदिर तक चली जाती है। किसान जब उसके लिए प्रदर्शन करता है कि मेरी धान की फसल का उठान नहीं हो रहा, गेहूं की फसल उठाई नहीं जा रही, तो वहां भी क्या कहते हैं? बोला कांग्रेस ने कर दिया। यार एक बात बताओ, सत्ता में आप लोग बैठे हो, 350 सांसद लेकर के बैठे हो, और पिछली बार तो 75 पार करके सरकार आप बनाए बैठे हो, तो और वहां पे आरोप क्या है कि कांग्रेस करवा रही है? यार सरकार तुम चला रहे हो, काम कांग्रेस करवा रही है, तो तुम सत्ता में बैठे क्यों? कांग्रेस के बड़े लीडर क्या उनके बयान जारी हुए सरपंचों के पक्ष में? बिल्कुल हुए।
शैलजा जी ने बयान जारी किया है भाई, जो उन्होंने सरपंचों के हक में आकर के वो लड़ी हैं। कांग्रेस के तमाम बड़े नेता, और न केवल बड़े नेता बल्कि हर स्तर पर जो भी व्यक्ति, जहां पर जो नेता बैठा है, वो बिल्कुल सरपंचों के साथ खड़ा है। और सरपंच केवल सरपंचों के साथ नहीं, मैं फिर कहता हूं, इस सरकार की हर जन विरोधी नीति के खिलाफ कांग्रेस डट करके लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है और लड़ रही है। आज बिल्कुल पूरी कांग्रेस सरपंचों के साथ, सरपंचों के हक में खड़ी है। और हम फिर कहते हैं आपके माध्यम से, इस सरकार से अनुरोध भी करते हैं और चेतावनी भी देते हैं कि जो ई टेंडरिंग का जो मामला है, इसको बंद कर दीजिए, ड्रामा बंद कर दीजिए। सरपंचों के जो अधिकार हैं सरपंचों को दीजिए। वो गांव की पंचायत है यार। कल को एक बात सुनिए, आज मुख्यमंत्री, कल को मुख्यमंत्री के ऊपर यह बात आ जाए कि साहब आप इतना बजट खर्च नहीं कर सकते, तो वो भी छोड़ दें क्या? सांसद भी छोड़ दें क्या? विधायक भी छोड़ दें क्या? तो फिर सरपंचों के ऊपर लागू क्यों? आप एजुकेशन लागू करते हो तो सरपंचों के लिए कि सरपंच तो चाहिए 10वीं पास और विधायक अनपढ़ चलेगा, सांसद अनपढ़ चलेगा। ये क्राइटेरिया क्या है आपका? मतलब ये समझ से परे की बात है। दिमागी दिवालियापन इन लोगों का है, इनकी कुछ समझ में आता नहीं है। ये मतलब मैं कह सकता हूँ कि वो होते हैं ना कि ऐसा, अब मैं वो एक और दिक्कत है, इनके बारे में कुछ बोल दो तो ये एक और मुकदमा लेकर खड़े हो जाए बिना बात के। तो बहुत कुछ देखना पड़ता है। लेकिन अच्छा, ये बताइए, कांग्रेस का एक हाथ से हाथ जोड़ो वाला अभियान जो चल रहा है, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस दोबारा सत्ता में आएगी ऐसे अभियान चला के? भाई देखिए, सत्ता में आना ना आना के बाद की बात है। नहीं, अभियान सत्ता के लिए छेड़ा, किस चीज के लिए? बिल्कुल। देखिए, आपने राहुल जी के बयान शायद सुने नहीं है। राहुल जी ने भी बयान जब दिया था, उन्होंने ये सत्ता वाली बात को उन्होंने नकारा था कि सत्ता के लिए नहीं, ये तो मैं वैसे कर रहा हूँ, नहीं, समाज सेवा। देखो सही, समाज सेवा जरूरी है, हम भी करते हैं समाज सेवा। समाज सेवा क्या है? किसी भाई के साथ अन्याय हो रहा है, अब सरपंचों के साथ अन्याय हो रहा है, हम तो खड़े हैं, ये भी तो समाज सेवा है। लेकिन एक बात है ना भाई, बाबे तो नहीं है, राजनीति में है तो सत्ता के लिए तो कर रहे हैं। और सत्ता की, देखिए सत्ता के दो चीजें होती है। एक भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है अंबानी और अडानी के लिए। किसकी सरकार है? बोला बाबू बेटे की। मोदी साहब किसके प्रधानमंत्री हैं? मैंने एक बहुत पहले कहा था, शायद आपके चैनल पे कहा था कि देखिए मोदी साहब कहते हैं कि मैं चौकीदार हूँ, यही बोलते हैं ना। तो ये हमारी भी बहुत समझ में बहुत देर बाद आया था। हम पहले सोचते थे यार देश का प्रधानमंत्री है, चौकीदार कैसे हो सकता है? तो जब ये अंबानी और अडानी को सारा माल सौंप दिया ना, फिर हमारी समझ में आया कि वाकई में मोदी साहब तो चौकीदार हैं, मालिक तो अंबानी अडानी है, वो सच में चौकीदार है। तो ये जिन्होंने, जो मोदी साहब ने सत्ता का मापदंड तय किया, वो तय किया अंबानी और अडानी के लिए। कांग्रेस सत्ता के, जो कांग्रेस जो सत्ता करती, सत्ता की बात करती है, सरकार की बात करती है, कांग्रेस करती है आम आदमी की बात, गरीब आदमी की बात, छोटे व्यापारी की बात, छोटे दुकानदार की बात। देखिए, मैं ज्यादा नहीं कह सकता, लेकिन एक बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। अब 2014 तक का वाक्य याद कीजिए, और इसलिए मत याद कीजिए कि मैं कांग्रेस का प्रवक्ता हूं या कांग्रेस का व्यक्ति हूं, इसलिए निष्पक्ष रूप से आइए, किसी भी व्यक्ति से पूछ लीजिए। आज तो भाजपा के लोगों की गारंटी, अब मैं नाम बताऊंगा तो चले वो दिक्कत उनके लिए खड़ी हो जाएगी। भाजपा के आधा दर्जन नेता है कुरुक्षेत्र के, ये जो मेरे पास आकर हमारे पास हाथ में बोला यार तुम ही ठीक थे, थारी सरकार ठीक थी, बोला कमा खा तो रहे थे। ये तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बात बता रहा हूँ कि आप लोगों की सरकार ठीक थे, हम कमा खा तो रहे थे। जब तक कांग्रेस की सरकार रही है, हर जेब में पैसा रहा है। मैं ये नहीं कहता कि लाखों करोड़ों रहे, लेकिन जितनी जिस आदमी की हस्ती थी, औकात थी, जो जितना कमा सकता था, जो 100 कमाता था उसकी जेब में 10 रुपया बचा होता था, जो 1000 कमाता था उसकी जेब में 100 रुपया बचा होता था। शाम को आदमी जब घर जाता था तो निश्चिंत होता था कि खाना बनेगा, रोटी खाएगा और सो जाएगा, उसके बच्चे भूखे नहीं सोएंगे। लेकिन पिछले 8 साल के अंदर न केवल हरियाणा का बल्कि पूरे हिंदुस्तान की गारंटी देता हूँ, कोई आदमी चैन से नहीं सोया। इन्होंने 2 कस्में खा रखी। बोला ना तो वो कहते ना, बोला खाएंगे ना खाने देंगे। भाई खाएंगे नहीं तो करोगे क्या? सारा तो अंबानी अडानी को खुलवा दिया, तुम्हें तो खाने की जरूरत ही नहीं है। अब वो डायरेक्ट नहीं खा रहे, उधर से खा रहे हैं। कई लोग पूछ लेते हैं, बोला यार प्रधानमंत्री की तो बीवी बच्चे नहीं है, फिर ये चोरी क्यों करेगा? तो मैं उन लोगों से पूछता हूँ, बोला जिसके बीवी बच्चे हैं सारे चोर हैं क्या? चलो मोदी के बीवी बच्चे नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बाकी नेताओं के तो कुछ तो है मलंग इनमें। एक वो बाबा है जो बुलडोजर बाबा, मतलब धक्के दे पहले घूम रहा है। एक ये खट्टर साहब है, उसको बेरा ही कुछ नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं, लेकिन बाकी लोग तो बीवी बच्चे वाले आदमी हैं। अमित शाह की बात कर लो, उसके बच्चे की कंपनी बता रहे थे कि 80,000 की कोई कंपनी थी,
आज वो कई अरबों की कंपनी बन गई 8 साल में, तो ये बीवी बच्चे वाले कमा तो रहे हैं ना। हाथ से हाथ जोड़ो का क्या रहेगा? क्या हरियाणा में दोबारा सत्ता में आएगी कांग्रेस इस हिसाब हरियाणा से? में नहीं, हिंदुस्तान में सत्ता में आएगी यार। अभी अभी दो 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 इलेक्शन अभी हारी है, अभी ताजी ताजी खबर थी। कौन सी? अभी जो पीछे खबरें आ रही थी, 2 जगह कांग्रेस की हार हुई है, बीजेपी लेगी वहां से। अभी मैंने कहा ना कि एक चश्मा जो लोगों की नजरों पर इन लोगों ने चढ़ाया है, मेघालय वगैरह की बात कर मैं बता रहा हूँ। एक सुनिए, पहले से इम्प्रूव हुआ है, पहले से ज्यादा परसेंटेज से वहां वोट आया है। अब देखिए साहब, एक होता है ना, एक अब उस शब्दों का प्रयोग जरा थोड़ा सा ठीक हो जाता है कि एक ऐसा चश्मा इन लोगों ने चढ़ा दिया धर्म का। क्या करते हैं, कहीं तो हिंदू मुसलमान लड़ा देंगे, कहीं सिख को नॉन सिख से लड़ा देंगे। अब यूपी में जाते हैं तो क्या कहते हैं, बोला जाटों को मुसलमान से बचाना है। हरियाणा में आते हैं तो क्या कहते हैं, बोला गैर जाट को जाट से बचाना है। यार तुम बचा किसके रहे हो? पंजाब में जाएंगे, बोला सिखों से बचाना है। बोले ये लोग ये राजनीति करते हैं, जाति की राजनीति करते हैं, धर्म की राजनीति करते हैं। और जितना जहर आज तक इस देश के अंदर, इतनी नफरत कभी नहीं थी। भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल जी ने निकाली थी, ये बिल्कुल सच है कि वो सत्ता के लिए नहीं थी। ठीक है, वो एक अलग मामला है कि भाई सत्ता से जुड़ा आदमी जहां से चलेगा। अब हमारी बात लगा लीजिए साहब, हम अगर खड़े होकर कोई वैसे भी बात कर लेना तो लोग यूं कहेंगे, बोले तो राजनीतिक आदमी है तो राजनीति की बात करेगा। जबकि आधे से ज्यादा बात तो हम जनता की वैसे ही कर लेते हैं। तो सवाल जब राहुल जी ने उठाया था, वो यही उठाया था कि हिंदुस्तान के अंदर नफरत का जो जहर है, वो आज लोगों की नस नस के अंदर भरा जा रहा है, इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं जहर के। और उसी का क्या चक्कर है कि साहब, बाकी तो लोग रोजगार भूल गए। आज हिंदुस्तान की 30% जो यूथ है ना, अब आप लगाइए, जिस देश का भविष्य ही हिंदुस्तान छोड़ जाएगा, जिस देश का भविष्य उस देश में रहेगा नहीं, तो क्या हमारे जैसे बूढ़े बचेंगे यहाँ? नौजवान जब बाहर जा रहा है, हम नौजवान से पूछते हैं कि यार बाहर क्यों जा रहा है बेटा? अगला एक ही बात कहता है, बोले जी यहाँ काम दिलवा दो, कोई 20,000 की नौकरी दिलवा दो। कोई कहता है कि छोटा मोटा काम दिलवा दो, तो बोले यहाँ रह लेंगे। जब इतनी नौबत इस देश के अंदर आ चुकी है, और वो क्यों आई है? सिर्फ इसलिए कि एक धर्म का ऐसा मामला जोड़ दिया, जाति से ऐसा जोड़ दिया, कहीं दलित को पिछड़े से जोड़ दिया, कहीं जाट को नॉन जाट से जोड़ दिया, सिख को मुसलमान से जोड़ दिया। सिर्फ इन्होंने करना क्या है कि लोगों का ध्यान भटका के रखना है, मूलभूत आवश्यकताओं पर ना जाए। क्यों? अगर धर्म की बात नहीं करेंगे, देखिए एक तो बात मानना पड़ेगा सुभाष भाई, हमारे लोगों के अंदर, चाहे मैं हूं चाहे आप है, जो कोई और साथी भी है, धर्म को लेकर के हम लोगों की आस्थाएं बहुत ज्यादा हैं। हम संवेदनशील लोग हैं, बहुत ज्यादा संवेदनशील है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उसी का फायदा भारतीय जनता पार्टी ने उठाया है। रोजगार मांगो तो कहते हैं कि राम मंदिर बना दिया, महंगाई की बात करो कहते हैं राम मंदिर बना दिया। मंदिर बनाना बहुत बढ़िया बात है, मेरी भी आस्था मंदिर में है। मैं हनुमान मंदिर में भी जाता हूँ, यहाँ पे हर रोज जाता हूँ। पीछे शिव का मंदिर है, यहाँ भी जाते हैं। लेकिन मंदिर बना दिया, उसके लिए पूरे हिंदुस्तान के यूथ को भूखा मार दोगे क्या? मंदिर बना दिया तो आसमान पे महंगाई चढ़ा दोगे क्या? मंदिर बना दिया तो लोगों का जीना हराम कर दोगे क्या? ये कौन सा तरीका है? और यही बात मैं फिर आपके चैनल से के माध्यम से, जो साथी ये चैनल देखें, आपका उनसे कहना चाहूंगा कि मंदिर में आस्था सबकी है, कोई नहीं चाहता कि मंदिर ना बने, सब मंदिर बनाना चाहते हैं। और मंदिर की मैं बता दूं आपको, ये नौटंकीबाज लोग, ड्रामेबाज लोग मंदिर बनाएंगे क्या? मंदिर तो स्वर्गीय राजीव गांधी ने 1986 में शुरू करवा दिया था। मंदिर बिल्डिंग नहीं हुआ करती सुभाष भाई, मंदिर वो जगह होता है जहां पर एक मूर्ति रख के हम लोग पूजा पाठ करते हैं। आप अपने घर में भी एक छोटा सा, पहले पुराने टाइम में काड़ा बना के रखते थे, उसमें एक फोटो रखते थे भगवान की, वो कहते थे भी चलो शाम को दिया बत्ती करनी है, वो भी मंदिर होता है। बड़ी बड़ी बिल्डिंगों से मंदिर नहीं बनता। राजीव गांधी जी ने 1986 में अयोध्या के दरवाजे खुलवा करके रामलला के वहां दर्शन शुरू करवाए थे, वो मंदिर वहां उस वक्त बन गया था। ये कांग्रेस को ब्लेम करते हैं, इन्होंने तो मंदिर के नाम पे चंदा इकट्ठा किया है। मुझे पूरा एकदम एग्जैक्ट आंकड़ा याद नहीं है, 14,000 करोड़ का जब अडवाणी जी रथ यात्रा लेके चले थे ना, वो मंदिर बनाने का मामला नहीं था, चंदा इकट्ठा, चंदा उगाई का मामला था। उस चंदे का आज तक भारतीय जनता पार्टी एक पैसे का हिसाब उसमें से दे नहीं पाई साहब। और अब जो दोबारा इकट्ठा किया, उसका हिसाब तो लेगा ही कौन, क्योंकि मोदी साहब से तो पूछने वाला कोई नहीं है। अच्छा, एक सवाल और है, क्योंकि होली मिलन, क्योंकि होली का पर्व नजदीक है, आज भी थानेश्वर विधायक सुभाष सुधा ने होली मिलन का प्रोग्राम जीवनोत्सव में करवाया। तकरीबन पत्रकार नजारत दिखे, बताया जा रहा है कि कुछ पत्रकार तो वॉकआउट ही कर गए पूरे प्रोग्राम का। ना होली मिलन
मतलब किस बात की होली की मिलन था? होली मिलन का प्रोग्राम पत्रकारों के लिए और आम लोगों के लिए, समाज सेवियों के लिए रखा गया था आज, लेकिन वहां बैठने की सीटिंग प्लानिंग वो कमजोर थी। लोग जो है खड़े दिखाई दिए सारे प्रोग्राम में। सिर्फ एक चैनल, जो विशेष चैनल उन्होंने हायर किया था, वही चैनल लाइव दिखा रहा था टीवी के ऊपर। लोकल पत्रकार नदारद दिखे उस प्रोग्राम से। ये तो पत्रकारों को समझ लेना चाहिए कि किसकी होली का मिलन हो रहा है भाई। उधर तो सरपंचों के खिलाफ 4000 सरपंचों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई। 4000, 7,000 तो टोटल होंगे। 4000 के खिलाफ आपने एफआईआर दर्ज करवा दी। ये तो आप सलूक कर रहे हो। इसी खुशी में होली का मिलन हो रहा था, फिर उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया। इस खुशी में होली का मिलन हो रहा था। और तो कमाल कर दिया बट्टे, हद करके यार। मधुमक्खियां सुनी थी कभी क्या? मधुमक्खियों से हमला करवा दिया गया। अब वो करवाया कैसे हुआ, क्या कहे उसको। मतलब इसी चीज के लिए होली मिलन। पूरे कुरुक्षेत्र में गए, आज भी किसी सड़क पे चले जाओ भाई, पूरी की पूरी धूल मिट्टी में हटी पड़ी है। ये ब्रह्म सरोवर है आपका, 8 साल के अंदर इसका पता नहीं कितने करोड़ का बजट आ लिया। और मुझे, मैं कहूँ कि अब आंसू तो आने बंद हो गए। पहले आते थे, जब कुरुक्षेत्र से आते थे ना, साहब कहते थे कि 1100 करोड़ आगे कुरुक्षेत्र में, 58 करोड़ फलाना सड़क के आगे, 38 करोड़ फलानी सड़क की रिपेयर आ गई। 8 साल के अंदर कुरुक्षेत्र के अंदर 2 चीजें मुख्य हैं, एक ब्रह्म सरोवर है और एक विश्वविद्यालय भाई। ब्रह्म सरोवर की हालत पिछले 8 साल में देख लो। हर गीता जयंती के ऊपर 20 करोड़ का बजट, 30 करोड़ का बजट, पता नहीं कितने करोड़ का बजट आता है। लेकिन 8 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता या कोई प्रशासनिक अधिकारी आकर ये बता दे कि एक पत्थर बदला गया हो, एक पत्थर। और इनसे पूछो तो बात क्या करते हैं, बोला गीता के श्लोक लंदन में सुनाई देते हैं। अरे भाई, गीता के श्लोक लंदन में सुनाई देते हैं तो वो पत्थर एक बार कैमरा करना उधर बेटा, वो देखो उधर वो पत्थर अभी यहाँ बिल्कुल किनारे पे है ना, एंट्री है ब्रह्म सरोवर की। ये क्या, ये लंदन में दिखाई नहीं दे रहा क्या? ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं गीता के श्लोक सुनाई दे रहे हैं, तो ये पत्थर भी लंदन में दिखाई देते हैं। कितने हजार करोड़ का बजट आ गया यार। मैंने पहले भी एक बार कहा था, जब यहाँ के विधायक साहब ने एक बयान दिया था, 2018 की बात है वो, कि साहब 1100 करोड़ रुपए कुरुक्षेत्र के डेवलपमेंट पे लगा दिए। मैंने तब भी बिल्कुल चैलेंज करके कहा था और आज भी कहता हूं कि 1100 करोड़ रुपए का बजट हमें दो, हम कुरुक्षेत्र जैसे एक नया चंडीगढ़ बसा दिया ना, नया कुरुक्षेत्र बसा देंगे। ये 11 करोड़ की खाकर डकार नहीं मारते पूरे ब्रह्म। अब कभी आप एक बार घूमना इसका पूरा, मैंने एक बार पहले भी आपने शायद इसका किया था, पूरे के पूरी जो रेलिंग है सामने, आगे तो थोड़ी फोटो में ठीक लगा रखी है भाई, ये तो ठीक है, लग रही है सोनी सुथरी जी, लेकिन इसकी बैक साइड में जाना पूरे के पूरा, ये जो रेलिंग है ना, ये सारी की सारी ये रेलिंग टूटी पड़ी है। यहाँ पे एक भी पत्थर साबित नहीं है। मेरे फोन में फोटोआं पड़ी हैं, क्योंकि हमारा, अब हमें शांत तो बैठ नहीं सकते ना साहब, हम तो लगे रहते हैं इसी काम पे। अभी वो विपक्ष भी तो हो, तभी तो बात बनेगी। तब नहीं, अब मैं वही तो भी कर रहा हूँ, आरोप प्रत्यारोप तो चलता रहना चाहिए लक्ष्मीकांत जी। आरोप एक होता है, देखिए बिना बात का, जो मैं आरोप लगा रहा हूँ ना, इनमें से अगर एक पैसा भी बेबुनियाद है तो भाई राजनीति छोड़ देंगे। ये पूरे एक बार ब्रह्म सरोवर में घुमाओ तो एक बार उधर कैमरा कर देना भाई दोस्त, उधर भी कर देना, देखो पीछे ये भी लंदन में, सारे लंदन में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अफसोस इस बात का है, जो सबसे बड़े दुख की बात है, कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को और कुरुक्षेत्र के प्रशासनिक अधिकारियों को ये टूटे पत्थर दिखाई नहीं देते, ये टूटी रेलिंगें दिखाई नहीं देती। अभी परले सिरे पे आप जाना, कल ही देखा है मैंने, वहां पे गंदगी इकट्ठी हो रही है ब्रह्म सरोवर के अंदर, वो लंदन में दिखाई नहीं देती, क्योंकि लंदन में जो ये कहे ना वही दिखता है लंदन में, बाकी कुछ दिखता नहीं है। तो इस तरीके से पूरे कुरुक्षेत्र को, चाहे अब वो मैंने आपने होली मिलन की बात करी ना, तो इसी खुशी में होली मिलन हो रहा होगा कि यार कुरुक्षेत्र की तो काया पलट दी। 8 साल के अंदर 7 किलोमीटर का टुकड़ा, 8 साल और 7 किलोमीटर, जो सरकार बना नहीं पाती, जो सरकार ठीक नहीं कर पाती, अब उसके बारे में कोई टिप्पणी करना तो मेरे ख्याल से बेईमानी सा लगता है। अभी तो बन गया वो टुकड़ा, लोग, मैं भी खुद 6 साल खड़ा रहा हूँ उसी सड़क पे। बन गया, अब तो बन गया। आप सुनो मेरे साथ, हमें बन गया। अभी मेरे साथ चलो थर्ड गेट पे, कितना का बना मैं भी दिखा दूंगा। बनाने का तरीका क्या है कि आज बनाया है और एक हफ्ते के बाद उसको पाट देते हैं। आज भी पटा पटा भाई, आज भी क्यों। अब वो मैं एक छोटी सी मिसाल दे दूं, बिल्कुल सच की घटना है कि मेरे ऑफिस के सामने ना एक सड़क बनाने लग गए। पहली बात तो यह है कि वो 18 फुट की चौड़ी सड़क थी और करीब करीब 50 साल पहले वो सड़क बनी होगी। 50 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा कि हम कुरुक्षेत्र के काया पलटेंगे, और काया पलटने में क्या लगा, बोला कुरुक्षेत्र का जो बाईपास रोड है ना, बोला उसे बनाएंगे।
उसको बनाने लगे 50 साल के बाद व्हीकल तो बढ़ के 1000 गुना, 1000 गुना बढ़ गए होंगे व्हीकल 50 साल में, राज के टाइम में। और सड़क चौड़ी कितनी बना रहे हैं? 18 फुट, वही चौड़ी की जो 50 साल पहले थी। मतलब भले मानस हो, जब व्हीकल इतना बढ़ गया तो सड़क की चौड़ाई कम से कम 6-6 फुट बढ़ा दो। फिर मजे की बात क्या है साहब, और सड़क बना दी 18 फुट की। और देखियो वही बातें सुनने में आती है कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोगों ने ब्लॉक्स की फैक्ट्री लगा दी। पीडब्ल्यूडी की सड़क है, रोड है, उसके ऊपर पत्थर लगा रहे हैं, वो ब्लॉक लगा रहे हैं दोनों तरफ 3-3 फुट के साइड। तो ठेकेदार से, क्योंकि फिर वही बात है, हमारी आदत खराब है, मैं पूछ लिया ठेकेदार से, मैं कह रहा यार एक बात बता ठेकेदार जी, जब ये सड़क बनानी है तो इसको 24 फुट वैसे ही बना दे। 18 फुट की सड़क है, 3 फुट पर है न ब्लॉक लगा दिए, 3 फुट और न ब्लॉक लगा दिए। बोला साहब हमें तो इतना ही ऑर्डर है, ये ब्लॉक भी तो लगाने हैं, कहीं मांगे ये कहाँ से आए हैं? बोला जी ये भाजपा के नेताओं की फैक्ट्रियां हैं, उनमें से आए हैं, वो कमाने हैं। चलो लगा दिए, कोई बात नहीं, उनका धन्यवाद किया, नचकारा, धरती को नचकार लिया हमने, चलो कुछ तो हुआ। महीने के बाद ठेकेदार फिर आ गया दूसरा, उन आ गए, वो जो ब्लॉक लगाए थे वो सारे के सारे फिर फाड़ दिए। मैं कही क्या हो गया भाई, ये फाड़े क्यों है? बोला जी बिजली की तारें दबानी रह गई थी नीचे। तो भाई महीना पहले नहीं पता था भी ये तारें भी दबनी है? बोला ना जी पहले वो लाइट के लिए तारें दबानी थी। चलो कोई बात नहीं, दबा दी भाई। फिर महीने के बाद आगे खड़े हो गए, मगहीब के हो गया। बोला जो सड़क बीच में से क्रॉस है, जो गोयल गैस एजेंसी है, वहां के सामने से आके वो आर पार सड़क फाड़ दी। फाड़ने के बाद पूछा मैं इसका क्या करोगे? बोला जी नीचे ना पाइप दबाना रह गया था। मतलब 2 महीने में जिस सरकार को ये नहीं पता कि यहाँ पाइप दबाना है, यहाँ बिजली की तारें आनी है, आप उससे क्या उम्मीद करते हो? 1100 करोड़ तो यहाँ गए, ये पता नहीं है कि वहां से मलबा उठ के कहाँ गया, और वहां जो मलबा आया है उसके पैसे कहाँ गए। मैं यहाँ की एक, मेरे को और एक वाक्य याद आ गया, बहुत बढ़िया। इस बार का तो पता नहीं, लेकिन पिछली बार की बात है, गीता जयंती का उत्सव मनाया गया, यहाँ दिए जलाए गए 5 लाख जो भी कितने थे वो मुझे अब ध्यान नहीं है भाई, अब किसके, मतलब इनके इतने तो आंकड़े हैं, किस किस के तो इनका ध्यान रखें, कदम कदम पे तो इनके वो है ना, मतलब रग रग में तो बेईमाना भरे पड़े, किस किस को याद करेंगे। दिए लगाए संस्थाओं ने और खाता जोड़ रहे केडीबी, और कर क्या रहे हैं? सवाल इस बात का, इसी बात का होली मिलन है कि कुरुक्षेत्र की जनता को निचोड़ लिया गया। भाई खाने के लाले हैं, सिलेंडर का रेट मेरे बताने की जरूरत नहीं है, किसी के घर में जाकर पूछ लो। एक इनकी और है वो बेबे, वो सिलेंडर सिर पर उठा के घूमती थी, स्मृति ईरानी। हाँ स्मृति ईरानी। वो अब वो मेरे को याद आ गया, बोला जी वो कहते ना बिला विकास हो गया, विकास हो गया। पट्टा विकास तो ही नजर आया मानने भी, हम भी नहीं समझ पा रहे थे विकास हुआ किसका। वो इस तरह की हो रही थी ना, एक वो नाटक था ना, एक वो आती थी, मतलब उसमें 3-4 घर वाले बदल जाते थे उसके, वो वहां आती थी उस नाटक में, तो उस नाटक में आती थी, तो वो ऐसी ऐसी थी भाई, और अब ऐसी ऐसी हो रही है, सिलेंडर से बात तो खुद हो रही है। विकास तो ये हो गया, तो यूं समझ में आता है विकास। अब वो उससे उठा नहीं जाता। वो एक भाई ने मेरे से पूछा अभी सिलेंडर का रेट बढ़ाया ना 50 रुपए, बढ़ा भी, तो एक साथी ने पूछ लिया, बोला भाई साहब, बोला वो आती थी, बोला वो कहाँ है? मैं उस पर उठा नहीं जाता है, वो इतना वजन उसका खुद का हो गया, वो उठ ही नहीं सकती। बोला जब वो प्रदर्शन नहीं करती, प्रदर्शन क्यों कर करेगी, उसको उठा नहीं जाता। अब तो ये हालात बना दिए। प्रधानमंत्री को चूड़ियां भेजती थी सरदार मनमोहन सिंह जी, एक ऐसी शख्सियत इस देश के अंदर जिसने कांग्रेस की राजनीति नहीं की, ये कांग्रेस का कल्चर है, वो सरदार मनमोहन सिंह, जिसको कहते थे कि वो सरदार असरदार नहीं है। बोला आज उसी असरदार सरदार की वजह से हम थोड़ा बहुत हिंदुस्तान सरवाइव कर रहे हैं। उस सरदार ने जो इकोनॉमी स्थापित की थी ना, उसकी नीतियों की वजह से आज हिंदुस्तान सरवाइव करता है। उसको चूड़ियां बेचते थे, आज वो चूड़ियां खत्म होगी, टूट गई, या दुकानें बंद होगी चूड़ियों की। हाँ पर मेरे को लगता है कि शायद चूड़ियों की दुकान नहीं बंद होगी, क्यों? वो दुकानदारों में काम ही नहीं है, कोई करें क्या? हालात ऐसे बना दिए। एक उनका बाबा होता था, वो पता नहीं वो उछल कूद करे करा था ना, पता नहीं, बोला बच्चों 30 रुपए का पेट्रोल चाहिए, 70 वाला चाहिए, तो बच्चे बोले 30 का चाहिए। बोला मोदी को बना दो, रामदेव था, हाँ इस भाई को याद है, मैं पता नहीं इनका नाम किस किस के रखे हैं याद यार। अब उस बाबे का ही नहीं बेरा। अब उससे अभी मैं देख रहा था 4-5 रोज पहले की बात है, एक भाई ने, एक पत्रकार ने पूछ लिया, बोला बाबा जी, बोला पेट्रोल डीजल का क्या हुआ? यू ताड़ी हाथ में मारकर हंस पड़ा पट्टा। ये तो इन लोगों का चाल चलन चरित्र है। ये सरकार बिल्कुल पहले दिन से, देखिए हमने पहले दिन से एक बात कही है, और किसी भी पार्टी का कोई भी राजनीतिक दल हो, चाहे वो इंडियन नेशनल लोकदल रही, चाहे कांग्रेस रही, चाहे भारतीय जनता पार्टी रही, कोई ना कोई एजेंडा सेट करके
पार्टी का गठन होता है। कांग्रेस का गठन आजादी से पहले का हुआ था, उस वक्त के हालात के हिसाब से हुआ था। हिंदुस्तान की जनता के पास तब खाने के लाले थे, रोटी नहीं होती थी। उस माहौल को देख करके, उस हालात को देख करके कांग्रेस का गठन किया गया था। कांग्रेस को लोगों की बुनियादी समस्याओं का पता था। पहली जरूरत किस चीज की है? सबसे पहले मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा चाहिए, सबसे पहले रोटी चाहिए, ये देखना जरूरी है। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में तब जाओगे जब पेट में रोटी होगी भाई। जब रोटी पेट में नहीं होगी तो कितने दिन जिंदा रह लोगे? कांग्रेस ने उस तरीके से काम किया था। ये जो लोग आए थे, इन लोगों का अब जब से इनका ये आरएसएस के वही है ना, ये इनका वही वहीं से घूमता है सिस्टम सारा। इन लोगों का गठन ही पूंजीपतियों के लिए हुआ था कि पूंजीपतियों के लिए काम करना है, पूंजीपतियों के लिए सारा सिस्टम बनाना है। देखिए, एक वक्त ऐसा था कि जब निजी हाथों में सारा कुछ हुआ करता था। कांग्रेस जब आजादी के बाद सत्ता में आती है, इंदिरा जी ने सबसे बड़ा काम किया था, निजीकरण को खत्म करके हर चीज का सरकारीकरण किया था। लोगों को चाहे हेल्थ की चीजें थी, चाहे स्कूल थे, चाहे नदियों का जो किया, वो सारी सरकार के अंडर ली, ताकि लोगों को जो बुनियादी सुविधाएं हैं, स्वास्थ्य और शिक्षा और भोजन, तीन के बिना तो इंसान चल नहीं सकता ना। तीनों का जो है इंदिरा जी ने किया था कि इनको सरकारी उस पर ले लिया था। आज उन्हीं चीजों को नरेंद्र मोदी साहब प्राइवेट कर रहे हैं। आप अंदाजा लगाइए, सब जब खाने के भंडार पर एक आदमी का अधिकार होगा। आपने फिल्मों में देखा होगा, हमने देखा है, पुराने टाइम में फिल्म में देखते थे, कोई लाला होता था, उसको दिखाया जाता था, वो सारा कब्जा करके रखता था अनाज। फिर जनता उसके लाइन में लग के आती थी, किसी को 2 किलो मिलेगा, किसी को 4 किलो मिलेगा। अब वो सिस्टम वापस लेके आना चाहते हो, वो वापस लेके आना चाहते हो। इसलिए कि 2 यार पाल लिए, एक अंबानी एक अडानी, 2 डबल ए कंपनी है, तो उन लोगों के लिए। अब भाई एक बात बताइए साहब, आप कहते हैं कि मोदी साहब को क्या लेना है? मोदी साहब तो संत हैं, तो संत तो मैंने नहीं देखा यार कि 8,000 करोड़ के 8,500 करोड़ के हेलीकॉप्टर में घूमेगा। संत कभी 10 लाख का सूट नहीं डालता। संत तो बहुत है, यहीं पे देख ले, मेरे ख्याल में बहुत से संत मिलेंगे आपको बाहर घूमते हुए। तो इस तरीके से आप शासन चलाना चाहते हो, जनता को निचोड़ना चाहते हो, लोगों के हकों पर डाका डालना चाहते हो, कहीं ना कहीं तो क्रांति होगी जी। कहीं ना कहीं क्रांति होगी। ये जुड़े थे मेरे साथ लक्ष्मीकांत जी, और सीधा लाइव जो है आप मेरे साथ कुरुक्षेत्र ब्रह्म सरोवर से देख रहे थे। जितने मेरे मित्र इस वीडियो के साथ जुड़े, उन सभी का धन्यवाद।